नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज हमारे खास कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है लंग कैंसर, यानी फेफड़ों में होने वाले कैंसर के बारे में बताऊंगी, जो काफी गंभीर बीमारी है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इस कैंसर जैसी बीमारी को मात दे चुके हैं। वैसे तो कैंसर एक तरह का नहीं, कई तरह का होता है, लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम में फेफड़ों में होने वाले कैंसर के बारे में बताएंगे और साथ ही इस दौरान इस बीमारी को लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में डॉक्टर भी चर्चा पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। फेफड़ों का कैंसर कुछ इस तरह का कैंसर है जो फेफड़ों में शुरू होता है। ये कैंसर तब शुरू होता है जब शरीर में कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं, यानी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती हैं। फेफड़ों का कैंसर विश्व स्तर पर मौत का एक प्रमुख कारण है। ये भारत में भी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। फेफड़ों के कैंसर आमतौर पर ब्रोंकी और फेफड़ों के कुछ हिस्से जैसे ब्रोंकियोल्स या एल्वियोली की कोशिकाओं में शुरू होता है। शरीर के दूसरे अंगों से भी कैंसर फेफड़ों में फैल सकता है। जब कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलती हैं, तो उन्हें मेटास्टेसिस कहा जाता है। फेफड़ों के कैंसर का कोई लक्षण शुरुआती दौर में नहीं दिखाई देता है। सबसे जरूरी लक्षण फेफड़ों के कैंसर के एडवांस स्टेज में पाए जाते हैं। फेफड़ों के कैंसर अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में फेफड़ों से संबंधित लक्षण होते हैं, तो कुछ लोग जिनके फेफड़ों का कैंसर शरीर के अन्य अंग में फैल गया है, शरीर के उन दूसरे हिस्सों का खास लक्षण दिखता है। कुछ लोगों में तबीयत ठीक न होने के सामान्य लक्षण भी नजर आते हैं। फेफड़ों के कैंसर में शामिल ये खास लक्षण: खांसी जो गंभीर हो जाती है या दूर नहीं होती है, छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत का सामना करना, खांसी में खून आना, हर समय थका हुआ महसूस करना, बिना किसी कारण वजन कम होना। कुछ लक्षण जो कभी कभी दिख सकते हैं: निमोनिया के बार बार होने वाले दौरे, फेफड़ों के बीच में छाती के अंदर सूजन या बढ़े हुए लिम्फ नोड्स। आइए हम आपको फेफड़ों का कैंसर कितनी तरह का होता है इसके बारे में भी बताते हैं। फेफड़ों के कैंसर दो तरह के होते हैं, जिनमें एक तो है स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अगर हम कैंसर की जांच कराते हैं तो जांच के बाद अगर स्मॉल सेल लंग कैंसर या फिर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर दोनों में से कोई भी पाया जाए तो कैंसर स्टेज के मुताबिक उनका इलाज शुरू किया जाता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, पलिएटिव प्रक्रिया। तो वहीं अगर आपको नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है तो इसका इलाज कुछ इस तरह से किया जाता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेट ड्रग थेरेपी, पलिएटिव प्रक्रिया। अगर फेफड़ों के कैंसर का इलाज सही समय पर किया जाए तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस दौरान लापरवाही या इस ओर ध्यान नहीं दे तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी बीमारी को खुद पर मानसिक रूप से हावी ना होने दे, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से सही होते हैं तो हर एक बीमारी को हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, हमने आपको फेफड़ों के कैंसर के बारे में बताया है कि कितना खतरनाक ये कैंसर होता है और सबसे अहम ये है कि इसके शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं, जैसे खांसी लगातार रहना, खांसी में खून आना। ऐसे तमाम तरह के लक्षण जो हैं वो हमें लंग कैंसर में नजर आते हैं। सांस लेने में दिक्कत का भी सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। बिना किसी कारण के वजन का कम होना, ये भी एक अहम कारण है। कुछ लक्षण जो कभी कभी दिख सकते हैं, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर इतना ज़्यादा खतरनाक भी होता है। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ सामान्य लक्षण जैसे निमोनिया, ये भी कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जो लंग कैंसर में सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। दो तरह का होता है ये लंग कैंसर। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इसके लक्षण हैं वो कैसे होते हैं। सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, खांसी में खून आना ये भी एक समस्या है।
साथ ही हर समय थका हुआ महसूस होना, बिना किसी कारण वजन कम होना। कुछ लक्षण जो कभी कभी दिख सकते हैं, निमोनिया के बार बार होने वाले दौरे, फेफड़ों के बीच में छाती के अंदर सूजन या बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जैसे तमाम तरह की जो थेरेपी है, उनसे भी जो ये लंग कैंसर है उसका इलाज शुरू होता है। ये दो तरह का होता है, एक तो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। इसके भी जो थेरेपी होती है लगभग दोनों की सामान्य होती हैं। तो फेफड़ों का जो कैंसर है वो काफी खतरनाक होता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो देखा जाता है कि जो फेफड़े हैं उनमें किसी तरीके का दर्द होना या फिर लगातार खांसी का रहना और साथ ही खांसी में खून आना, ये तमाम तरह के जो लक्षण हैं वो लंग कैंसर में नजर आते हैं। तो कुछ लक्षण जो कभी नहीं नजर आते, जैसे कि हम निमोनिया की अगर हम बात करें तो निमोनिया में भी जो लक्षण हैं उसके भी लक्षण लंग कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो दो तरह का होता है फेफड़ों का कैंसर, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है तो दूसरा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। दोनों में ही अलग अलग तरह की जो थेरेपी है वो दी जाती है। तो देखिए, फेफड़ों के कैंसर में जो लक्षण है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हर समय थका हुआ महसूस करना, कुछ लक्षण जो कभी दिखाई नहीं देते जैसे निमोनिया के बार बार होने वाले दौरे। तो ऐसे तमाम तरह के जो लक्षण हैं, जैसे खुद में तो देखिए दो तरह का ये जो लंग कैंसर होता है वो दो तरह का होता है, जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। दोनों में ही थेरेपी होती हैं और दोनों ही थेरेपी में कुछ जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। दोनों में जैसे कीमोथेरेपी हुई, सर्जरी हुई, ये तमाम तरह की जो थेरेपी होती हैं वो दोनों में लगभग सेम होती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैसे ये फेफड़ों पर असर करता है। सबसे पहले जो इसके सिम्टम्स नजर आते हैं वो खांसी के सिम्टम्स नजर आते हैं। जो छाती होती है उसमें दुखन पैदा होती है। तो देखिए, हम आपको ये लंग कैंसर के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको रिपोर्ट में लंग कैंसर के बारे में बताया है। तो वहीं इस बीमारी से हम कैसे बचेंगे, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर राहुल चंदोल। डॉक्टर राहुल चंदोल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल चंदोल, सबसे पहला सवाल कि जो लंग कैंसर होता है आखिरकार ये है क्या? देखिए, लंग कैंसर जो है वो उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। तो जानना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि मरीज को, किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को एक तरह से प्रीडिस्पोज करती हैं। बट उससे पहले जानना जरूरी है कि लंग कैंसर क्या है। सो जो है लंग में एक तरह से या एंडोथेलियम है, उसमें जो है एक तरह का घाव होना। और ये घाव जो है नॉन हीलिंग घाव होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो है किसी दवाई से या एंटीबायोटिक से या कोई और दवाई दी जाए जिससे इसका साइज कम हो जाए। ये एक नॉर्मल जो सेल्स हैं उनमें म्यूटेशन होता है और उसकी वजह से सेल्स जो हैं ये रैपिडली जो है डिवाइड होना शुरू होते हैं। एक तरह का ये नॉन हीलिंग लीजन होता है। अब ये लीजन जो है इसको कैंसर कहते हैं। तो ये कैंसर जो है इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से होता है। जैसे जो है स्मोकर्स में ज्यादा होता है, तो निकोटीन तंबाकू जो है जो सेवन करते हैं उनमें ज्यादा होता है। जिन पेशेंट्स को कोई प्रीडिस्पोजिंग लंग डिजीज हो, तो ऐसे जो पेशेंट जो है प्रीडिस्पोजिंग डिजीज जैसे पीओपीडी हो गया, आईएलडी है, उनमें भी देखा गया है कि लंग कैंसर होता है। जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हो, पेरेंट्स में किसी को हो, दादी नानी ऐसा ताऊ किन्हीं को जो है कैंसर की हिस्ट्री हो, तो ऐसे लोगों में जो है लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर कुछ रेसेस में भी कुछ रेशियल प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। कुछ रेसेस ऐसी हैं जिनमें जो लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो है लंग कैंसर के।
जो पोल्यूशन जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। जिन लोग जहाँ पे जिन जिन एरिया पोल्यूशन ज्यादा है, वो लोग जो है लंग कैंसर के लिए जो है ज्यादा प्रिडिस्पोज हैं। फिर इस फैक्टर्स को जानना जरूरी है। और इसका जो इलाज है वो वेरी करता है कि लंग कैंसर के स्टेज में डायग्नोज हुआ है, और उसकी स्टेज क्या है। दूसरा जो है ये कितने पार्ट लंग के जो है उसको इन्वॉल्व किए हुए हैं, और किस किस वैरायटी का कैंसर, जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ लंग कैंसर, कौन से टाइप का लंग कैंसर है, उसके हिसाब से जो है थेरेपी डिसाइड की जाती है। क्या सर्जरी रिकमेंडेड है, या फिर जो है कीमोथेरेपी की जरूरत है, या फिर रेडिएशन की जरूरत है, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो है कीमो रेडिएशन, या फिर जो है सर्जरी पहले की जाए और उसके बाद जो है कीमोथेरेपी किया जाए। तो ये सारा डिपेंड करता है इन सारी चीजों। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग कैटेगरी में ये जो लंग कैंसर होता है वो होता है, सबसे ज़्यादा जो अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो दो कैटेगरी में ये लंग कैंसर होता है, जैसे कि स्मॉल लंग कैंसर वाला होता है और एक नॉन स्मॉल वाला। तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, किस तरीके से पहचान होती है इस लंग कैंसर की? देखिए, ये जो जो आप ये एक तरह से जो है हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। तो जैसे जो है कोई कैंसर के मरीज को जो है सिम्टम्स, उसको जो है मरीज को जनरली क्या होगा कि खांसी में जो है ब्लड आएगा, या फिर जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर जो है बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको जो है ये एडवांस स्टेज का कैंसर पहुंच गया है, तो मेटास्टेसिस हुई है। अगर ये कैंसर जो है और अन्य ऑर्गन्स में पहुंच गया है, जैसे ब्रेन में पहुंचा तो सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को, लिवर में आया है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है या पेन हो सकता है, या फिर जो है बोन्स में आया है तो बोन्स में पेन हो सकता है। ये सारी चीजें जो है अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जब भी कैंसर डिटेक्ट होता है, उसके बाद जो है ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाई जाती है। वो कैसे कि कि ये एक बायोप्सी की जाती है। ये बायोप्सी ब्रोंकोस्कोपी के जरिए भी ली जा सकती है, या फिर सीटी गाइडेड, सीटी से गाइड करके बाहर से जो है नेबल के थ्रू में कैंसर को अप्रोच करके वहां से एक टिश्यू डायग्नोसिस दी जा सकती है। डायग्नोसिस जब जब पैथोलॉजिस्ट होंगे, वो जो है स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि कैंसर में जिनकी जो है विशिष्टता होती है, तो वो जो है सेल के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखेंगे और फिर डायग्नोसिस बनेगी, ये स्मॉल सेल कैंसर है या नॉन स्मॉल सेल कैंसर। सिम्टम्स बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के, बट ये एक बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से लंग कैंसर की अगर हम स्टेज की बात करें तो कितने स्टेज में, सबसे कम अगर स्टेज की बात करें तो कितने स्टेज पर इसको देखा जा सकता है, और हाई से हाई, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है जिसको लेकर लोग पहले से ही डर जाते हैं, उसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर स्टेज की बात करें कि कितने स्टेज में ये जो कैंसर है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है? सो कैंसर की जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। सो जनरली जो है लेमैन टर्म में जो हम बोले, हम भाषा में जो बोलते हैं, तो ये कहना चाहिए कि जो जो स्टेज 1 या ग्रेड 1 कैंसर है, वो एक अर्ली स्टेज में कैंसर है। और ग्रेड 2 और थोड़ा एक ऐसे जो है एडवांस स्टेज हो गई। ग्रेड 3 ग्रेड 4 जो है काफी एडवांस है। ग्रेड 4 जो है वो होता है जबकि जो है कैंसर न केवल लंग में बल्कि बाकी ऑर्गन्स में भी, तो या तो वो जो है उस पर्टिकुलर लंग से दूसरे लंग में चला गया, या फिर उस लंग से जो है बाकी लीवर में या बोन में या फिर ब्रेन में, ये या ये और जो ऑर्गन है किडनी में, प्रोस्टेट में, शरीर के किसी भी अंग में वो मेटास्टेसिस हो सकती है। तो वो स्टेज 4 कैंसर हो गया। तो वो एक तरह से जो है काफी खतरनाक स्थिति है, जबकि जो है बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। तो खाली पेलिएटिव ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं कि मरीज को जो है पेलिएशन, मतलब जो है उसको क्योर नहीं किया जा सकता, उसके जो सिम्टम्स हैं उनको जो है डील किया जा सकता है। बट स्टेज 1 में कैंसर होता है या स्टेज 2 में भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज किया जा सकता है। स्टेज 1 में जो है कई बार जो है क्यूरेटिव भी हो सकता है। और उसको जो है अ, अगर जो है सर्जरी से उस पर्टिकुलर लोब में जहाँ पे वो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, स्टेज 1 में है, उस पर्टिकुलर लोब को
असाइनमेंट किया जाता है और उससे जो है एक तरह से जो है मरीज को फिर कैंसर से निजात मिल सकती है। बट स्टेज 1 में कैंसर डिटेक्ट होना वो अपने आप में ही एक चैलेंजिंग चीज है। जनरली जब तक जो है मरीज को सिम्टम आते हैं, ये कैंसर जो है थोड़ा एडवांस स्टेज में चला जाता बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एडवांस स्टेज की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, लेकिन हम अगर कैंसर की बात करें तो आखिरकार बिल्कुल एडवांस जाके ही पता चल पाता है कि हमें कैंसर है या नहीं है। तो क्या ये लापरवाही की बात करें या फिर ऐसा है कि जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी से नज़र नहीं आते हैं? है। जी। सो इसीलिए जरूरी है कि जैसे ही मरीज को जो है कोई पहला सिम्टम हो, अगर कभी भी जो है खून आई मीन खांसी में ब्लड आता है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो पूरी तरह से इवेलुएट करना चाहिए। मरीज को जो है अगर जो है कोई भी जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी में ब्लड आ रहा है, या फिर जो है कोई और सिम्टम जो है अगर महसूस कर रहा है पेशेंट, तो तुरंत जो है इसका जो है इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है, डॉक्टर को बताना जरूरी है। साथ में जो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर, सिगरेट स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने वाले लोगों को जो है कई गुना ज्यादा रिस्क है लंग कैंसर। तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, पोल्यूशन से जितना बच सकें जो है कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। साथ में जो है जो लंग की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, स्पायरोमेट्री हो गई, अनुलोम विलोम हो गया, योगा, मेडिटेशन, इसका भी रोल है। तो एक व्यवस्थित लाइफस्टाइल जीना बहुत जरूरी है और उसके साथ ही अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क होना जरूरी है। जैसे ही बिल्कुल। कोई भी सिम्टम अगर जो है महसूस होता है तो उसको इग्नोर ना करें और तुरंत जो है अपने चिकित्सक या स्पेशलिस्ट से जाके मिलें। जो चीजें जो है कई बार जो है स्टेज 1 स्टेज 2 में भी कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि जो खांसी में खून आना ये सबसे पहला सिम्टम्स नज़र आता है। अगर हम बात निमोनिया की करें, क्योंकि देखिए निमोनिया जो होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होता है, तो इसमें उन बच्चों का जो अगर हम छाती की बात करें तो उसमें भी दर्द होता है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि आखिरकार ये जो सिम्टम्स हैं वो लंग कैंसर के हैं या फिर वो निमोनिया के हैं? जी। सो निमोनिया एक दूसरी चीज है। निमोनिया का लंग कैंसर से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। निमोनिया क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो लंग में अगर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम वो इन्फेक्शन जो है उस पर्टिकुलर एरिया जो है लंग का, उसको जो है इन्फ्लेम करता है। उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में जो है इन्फेक्शन है, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको हम निमोनिया बोलते हैं। ये निमोनिया जो है जैसी जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो चलेगा, निमोनिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो चलेगा। निमोनिया धीरे धीरे करके इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जो है रिजॉल्व होगा और निमोनिया भी रिजॉल्व हो जाएगा ज्यादातर केसेस, खासतौर से बच्चों में ये जो है रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो 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 बहुत से पेशेंट्स होते हैं जहाँ निमोनिया जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उन चीज वो जगह उन मरीजों को जो है ये रिस्की सिचुएशन भी होती है और पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। बट जनरली निमोनिया का ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विद निमोनिया दे विल रिकवर विद द एंटीबायोटिक, दे विल रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक। बट कैंसर ऐसा नहीं है। कैंसर में ये टोटली डिफरेंट चीज है, इसका इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये सेल्स में म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ये सेल्स जो है रैपिडली प्रोलिफरेट कर रहे हैं और ये जो है एक तरह से प्रोग्रेसिव डिजीज है। अब कितनी जल्दी ये प्रोग्रेस करती है ये इसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। पर निमोनिया कैंसर में तब्दील होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों एक अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, तो इसमें जो है हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, अगर बात जिस तरीके से आपने बोला कि जैसे हम अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर हम स्मोक करते हैं, लेकिन अगर हम घरों में बात करें, क्योंकि घरों में जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखते हैं कि हम स्मोक कर रहे हैं तो हम उनसे अलग जाएं, तो जिस तरीके से स्मोक का जो धुआं होता है क्या वो बाकी के लोग जो लोग नहीं स्मोक करते उनको कितना इफेक्ट करता है? जी। सो ये पैसिव स्मोकिंग एक काफी
dangerous है। ये जितना हार्मफुल जो है स्मोकिंग होती है, उतना ही पैसिव या उससे भी ज्यादा जो है पैसिव स्मोकिंग जो है हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए जो है जरूरी है कि अगर व्यक्ति जो है स्मोकिंग पहले से स्मोकिंग ना ही करे, और अगर स्मोकिंग कर भी रहे हैं तो उनको ऐसी जगह करना चाहिए जो कि यू नो बाकी लोग ना हो, एक्सपोजर ना हो स्मोक का। तो बाहर या फिर जो है स्मोकिंग जोन होते हैं वहां पे स्मोक करें। ऐसा नहीं कि घर में या इंक्लोज एनवायरनमेंट में जहाँ पे और लोग हैं वहां पे स्मोक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, अगर हम बात यहाँ पर इससे बचाव की करें तो किस तरीके से हम जो लंग कैंसर है उससे बच सकते हैं? कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम समय रहते इसका बचाव कर सकते हैं। जी, तो सबसे जरूरी चीज है लंग हेल्थ बोलते हैं उसको। उसका ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, और इम्पोर्टेंट है कि हम जो है ये जो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं इनका ध्यान रखें। स्मोकिंग ना करें, एकदम ना करें। दूसरा जो है पोल्यूशन से बचें। बचना कई जगह जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है मास्क पहने जिस समय जो है वातावरण में पोल्यूशन ज्यादा है। अब ये समय बिल्कुल। आ रहा है जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जो है नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन होते हैं। हम्म। उस टाइम पे कोशिश करें, बाहर निकल रहे हैं तो जो है मास्क का इस्तेमाल करें। घर पे है तो घर पे जो है एयर प्यूरिफायर्स होते हैं वो यूज करें। लंग हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। अच्छी जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो करें। अनुलोम विलोम जो हमारे जो है योगा में जो है सिखाया जाता है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज, उससे जो है लंग्स काफी हेल्दी रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि सिम्टम जब आइडेंटिफाई होते हैं तो उस टाइम पे जो है किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। तुरंत जाके जो है डॉक्टर को दिखाएं और इसको इवेलुएट कराएं। जल्दी अगर चीजें आइडेंटिफाई होंगी तो बीमारी जो है एक अर्ली स्टेज में ही हम उसको जो है पकड़ सकते हैं और उसका ये प्रॉपर इलाज जो है संभव है। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, अभी आपने मास्क की बात की है। देखिए, हम कोरोना जो समय था, कोविड काल जो था, उस समय पे भी हमने मास्क का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि जो मास्क हम लगाते हैं जैसे N95 है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी सांस होती है उसका आदान प्रदान वो करता है, लेकिन बाकी के जैसे मास्क लगाए जाते हैं तो क्या उनका असर हमारे लंग्स पर पड़ता है? नहीं, मास्क जो है लंग्स के लिए एकदम हेल्थी है। और N95 मास्क जो है उसका पर्पज भी यही है कि जो है वो माइक्रोन्स में जो जो बैक्टीरिया हैं और या पोल्यूटेंट्स हैं उनको भी वो फिल्टर कर सकता है। सो एक अच्छा प्रोटेक्शन जो है N95 मास्क से जो है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, या फिर जो है वो पोल्यूटेंट्स हो, तो माइक्रो पोल्यूटेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में, इन सभी चीजों से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो देता है। तो N95 मास्क काफी इफेक्टिव जो है मास्क है और इसका ही इस्तेमाल करना चाहिए हाई एरियाज जहाँ पे जो है हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर अगर हमें अपने लंग्स सुरक्षित रखने हैं, स्वस्थ रखने हैं, तो हमें इन तमाम तरह की जो बातें हैं जैसे स्मोक करना, ड्रिंक करना, इन सब से या पोल्यूशन से कहीं ना कहीं बचने का पूरा अपना एक एहतियात जो है वो बरतें, ताकि ये जो लंग कैंसर है इससे कम इफेक्ट हो पाए। डॉक्टर राहुल, एकदम आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जो लंग कैंसर है किस तरीके से, अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि कितने आंकड़ों में इस समय पर है, किस तरीके से ये, क्या ज्यादा केसेस आ रहे हैं या बाकी कैंसर से कम केसेस भारत के अंदर हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि डेमोग्राफिक्स पे भी डिपेंड करता है, रेस पे भी डिपेंड करता है। हर रेस का एक अलग प्रीडिलेक्शन है टू लंग कैंसर। सो लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे देश में पोल्यूशन बहुत है और लोग जो है तंबाकू और बीड़ी सिगरेट जो है उसका इस्तेमाल काफी करते हैं,
तो इसकी वजह से जो है ये लंग कैंसर के केसेस जो है अब ज्यादा देखने में आ रहे हैं। अब ये एक सभी कैंसर्स में अगर देखा जाए तो लंग कैंसर जो है काफी कॉमन है। हम नहीं कहेंगे कि नंबर 1 है, लेकिन ये दिस इज अमॉन्ग्स टॉप 4-5 cancers that involve people in our country. So बहुत सावधानी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। जो चीजें आइडेंटिफाइड हैं कि वो लंग कैंसर करती हैं उनको तुरंत जो है अवॉइड करना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है लीड करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। डॉक्टर राहुल, आप हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम तरह की जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में लंग कैंसर के बारे में जाना है और साथ ही कैसे बचाव करें इस बारे में भी हमने आपको बताया है। तो मेरे साथ इतना ही, आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही और साथ ही मैं अगले एपिसोड में फिर से एक बार एक नई बीमारी के साथ में और साथ ही उसके एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।